नमस्कार बच्चों। प्रथम वर्ष कला इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र का चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2 वीडियो में हमने पढ़ा। आज हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के कारण ही सिंधु सभ्यता को एक बड़ी उन्नत सभ्य और नगरीय व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी जिस कारण से सिंधु सभ्यता को इतना समुन्नत रूप हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में जो अभी तक जितनी एक्सकेवेशन हुआ है, जितना अन्वेषण हुआ है, उन सभी अन्वेषणों के आधार पर यह तय किया गया कि ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, ये बड़ी समुन्नत अवस्था में हमें प्राप्त हुई थी। और इसकी जो 7 परतें हैं, उन 7 परतों तक को जाकर के देखा गया, लेकिन उसके पहले वाली जो परतें हैं, उनके द्वारा ये अभी तक उसका खोज नहीं की जा सकी है कि इसका प्रारंभिक रूप कैसा था। लेकिन जो व्यवस्था हमें अभी जो देखने को मिलती है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष पर्याप्त रूप से माना जाता है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, बड़ी उन्नत सभ्यता थी। और इसका जो सांस्कृतिक पक्ष है, इसका जो व्यापारिक पक्ष है, इसका जो वाणिज्यिक पक्ष है, इसका जो नगरीय जीवन जो है वो, या मानव संसाधन जो है, उन सभी को लेकर के एक बड़ा अच्छा स्वरूप हमें इस सभ्यता का देखने को मिलता है। ये मानव के उस उषा काल में उस परिश्रम की कहानी है कि मानव ने कितना परिश्रम करके अपनी सभ्यता को उन्नत बनाया था। सुनियोजित नगर व्यवस्था। सिंधु घाटी की खोजों से पता चलता है कि इस समय के लोग प्रायः नगरों में रहने वाले थे। हड़प्पा, जो लाहौर के केवल 100 मील दूरी पर है, एक विशाल नगर था। मोहनजोदड़ो में जितनी खुदाई हो सकी है, उसे पता चलता है कि वह 1 वर्ग मील के गहरे में है। वह इससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि पूरी खुदाई नहीं हो सकी है। कहते हैं कि इस नगर को 7 बार छोड़ा और बसाया गया, क्योंकि इस नगर की 7 तहें मिली हैं। इन नगरों के खंडरों का परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि सिंधु नदी की घाटी के निवासी नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। यह स्थापना बड़े वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें थी, जो एक दूसरे से मिलकर आधुनिक सड़कों की भांति चौराहे बनाती थी। वे सड़कें 13 फुट से लेकर 33 फुट तक चौड़ी थी। इन बाजारों के दोनों ओर सीधी गलियां थी, जिनकी चौड़ाई 9 से 12 फीट तक थी। मैके के विचार में ये सड़कें और गलियां इस प्रकार बनी हुई थी कि चलने वाली वायु एक कोने से दूसरे कोने तक शहर को स्वयं साफ कर देती थी। यहाँ ये जानकारी आवश्यक है कि सफाई व्यवस्था को लेकर के एक कितना वैज्ञानिक पद्धति से विचार किया गया था कि हवा के कारण खुद सड़कें स्वयं ही साफ हो जाएं। ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की चीज है कि आज हम इतनी उन्नत आधुनिक व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, तो क्या सिंधु सभ्यता की जो एक आधुनिकतम तकनीक थी कि सफाई व्यवस्था को लेकर के, कि नगर की जो सफाई व्यवस्था है वो किस तरह से एक सेल्फ ऑटो प्रोसेस पर, सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस से चले, तो ये आज हमारे लिए बड़ी प्रेरणीय चीज है और इसका पालन आज हमारे इस आधुनिक युग में किया जाना चाहिए। दूसरा हम विशेषता देखते हैं कि सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था। परंतु इस सभ्यता की सबसे आकर्षक बात यह है कि आजकल की तरह ये लोग सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। उन्होंने नालियां खड़िया मिट्टी, चूने और सीमेंट से बनाई थी। आधुनिक युग की तरह ये इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि नालियों को ऊपर से खुला छोड़ना कितना हानिकारक है। उन्होंने नालियों को ऐसी ईंटों से ढका था जो सुगमता से उठाई जा सकती थी। घर से छोटी छोटी नालियां इन बड़ी नालियों में साथ आकर मिलती थी। वही नहीं, उन्होंने वर्षा के पानी को शहर के बाहर ले जाने के लिए 2 से 5 फुट चौड़ी नलियां भी बना रखी थी। मकानों में बाहर कूड़ा इत्यादि डालने के लिए विशेष स्थान नियत होता था। ये पूरा ध्यान रखा जाता था कि स्त्रियां राख इत्यादि नालियों में न डाले, जिससे बड़ी नालियां बिल्कुल बंद न हो, चौक न हो जाए।
सिंधु घाटी के निवासियों के इतने अच्छे नाली प्रबंध से यह पता चलता है कि वे सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। अगली विशेषता है भवन निर्माण कला। सिंधु घाटी की खुदाई करने से पता चलता है कि एक कमरे के मकान से लेकर बड़े बड़े भवन तक बनाए जाते थे। उनमें से 220 इंटू 115 फुट का एक बड़ा भवन भी है। भवन प्राय पक्की ईंटों और मिट्टी के बने हुए हैं। मकान कई मंजिलों के होते थे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। मकानों में हवा और धूप आने के लिए खिड़कियां, विंडोज और रोशनदान भी थे। दरवाजे, जिनकी चौड़ाई 3 से 7 फुट तक हुआ करती थी, गली की ओर खुलते थे। दीवारों की मोटाई और सीढ़ियों के चिन्ह से पता चलता है कि 2 मंजिल वाले मकान भी इस समय जरूर बनते थे। हर एक मकान में रसोई खाना व स्नानगृह अवश्य होते थे। प्रायः हर एक मकान में रसोई खाने के साथ पास एक कुआं भी हुआ करता था, ताकि घर वाले बड़ी सुविधा से पानी ले सकें। इसके अतिरिक्त कुछ स्तंभों द्वारा बने हुए भवन भी मिले हैं, जिनमें बड़े बड़े हॉल हैं। इनमें प्राय बहुत से व्यक्ति मिलने के लिए एकत्रित होते होंगे। सिंधु घाटी के निवासियों के विषय में एक विशेष बात यह भी है कि वे रोम के निवासियों की भांति दिन में कई बार स्नान किया करते थे। तभी तो हर एक घर में अपना अलग स्नानगृह था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि स्नान करने में उन्हें बड़ी खुशी होती थी। इस तालाब की लंबाई 20 फुट, चौड़ाई 23 फुट और गहराई 8 फुट पाई गई है। इसके चारों ओर काफी बरामदे बने हुए थे। इस तालाब के पास एक कुआं है, जिसका पानी इस तालाब को भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तालाब पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। गंदे पानी को निकालने के लिए तालाब के अलग रास्ता बना हुआ था। अनुमान किया जाता है कि यह तालाब धार्मिक अवसरों पर नहाने के लिए बनाया गया था। इस तालाब की मजबूती का इसी बात से पता चल सकता है कि हजारों वर्षों से बिना नष्ट हुए वह लगभग वैसा का वैसा ही प्राप्त हुआ। इन सब भवनों को देखकर यह निश्चित होता है कि इस प्रदेश के निवासियों की सभ्यता उच्च कोटि की थी। अन्य विशेषताएं, अन्य कलाएं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से बहुत सी ऐसी वस्तुएं मिली है, जैसे 550 मोहरें, खिलौने, बर्तन, आभूषण और वस्त्र इत्यादि, जिनसे पता चलता है कि सोना, चांदी, तांबा, टीन और कांसा आदि धातुओं का वहां के निवासी प्रयोग करना जानते थे। सोने व चांदी के आभूषण, तांबे के बर्तन, अस्त्र शस्त्र, कांसा व जस्ता जैसी अन्य धातुओं के भी ये आभूषण बनाते थे। वे जवाहरात, हाथीदांत, धोंदे और हड्डियों के भी आभूषण बनाते और प्रयोग करते थे। आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों ही पहनते थे। अंगूठी, हार, कंडे, करगनी और कुंडल विशेष उल्लेखनीय है। उनके घरों के बर्तन प्राय ऐसे ही थे जैसे कि आजकल भारतवर्ष के बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। मोहनजोदड़ो से तो कई हथियार भी प्राप्त हुए हैं। इनमें फरसा, भाला, कटार, गदा, धनुष तथा बाण प्रमुख है, परंतु कवच, शीर्ष त्राण और तलवार का अभाव है। अस्त्र शस्त्रों की न्यूनता को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि वे शांति प्रिय थे। और यह बात निश्चित है कि जिस समाज में, जिस सभ्यता में शांति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, निश्चित ही वह विकास की गति को प्राप्त करती है, उन्नति को प्राप्त करती है। और इसका परिणाम हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन, मोहनजोदड़ो से बहुत से रंगीन मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जो इस समय की कला पर बहुत प्रकाश डालते हैं। ये बर्तन पहले कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे और सूख जाने के पश्चात आग में पकाए जाते थे। तत्पश्चात इन पर भांति भांति के चित्र बनाए जाते थे। इनके ऊपर पशुओं, मनुष्यों और फूलों के चित्र प्राप्त होते हैं अथवा रेखा गणित की कुछ आकृतियां भी बनी होती है। ये बर्तन प्रायः अनाज, पानी और अन्य वस्तुओं के लिए बनाए जाते थे। चित्रण कला। सिंधु घाटी के निवासियों की नक्काशी की कला काफी समुन्नत थी। लगभग 550 मोहरें जो खुदाई में मिली है, भिन्न भिन्न रंगों से रंगी हुई है
और लाख, पत्थर और चमड़ा इत्यादि की अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। यह तो पता नहीं इनका क्या प्रयोग होता था, परंतु यह देखने में से संबंध रखती है क्योंकि इनसे बहुत सी मोहरों पर विभिन्न प्रकार के चित्र खुदे हुए हैं, जैसे सांड, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा इत्यादि। इन पर कुछ लिखा हुआ है जो कभी तक पढ़ा नहीं जा सका, परंतु ये लिखाई विचित्र और बड़ी रोचक है। खुदाई में प्राप्त इन लिखित मोहरों एवं बर्तनों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग लिखने पढ़ने में से भी परिचित थे। इनकी लिपि आरंभिक सुमेरिया तथा मिस्र निवासियों की भांति चित्रलिपि थी। आधुनिक विद्वानों ने उसे पढ़ने का बहुत प्रयत्न किया और वे अब भी कर रहे हैं, परंतु अभी तक वे किसी एक मत पर नहीं पहुंच सके हैं। कपड़ा बुनना, वेश और श्रृंगार। खुदाई में बहुत सी तकलियां मिली हैं जो कई प्रकार की हैं। इनके आकार को देखकर ये अनुमान लगाया गया है कि लोग सूत काटते थे और कपड़ा बुनते थे। गर्म कपड़ों के लिए ऊन का प्रयोग होता था और हल्के कपड़ों के लिए सूत का। उस समय का कोई वस्त्र इस समय तक नहीं रह सका है, इसलिए उनकी वास्तविक पोशाक के विषय में ठीक प्रकार से कुछ कहना कठिन है। इतना निश्चित है कि वे ऊपर से एक शॉल या चादर ओढ़ते थे, जैसा कि उनके चित्रों में प्रतीत होता है। इस प्रकार सिंधु घाटी के निवासी कपड़ा बनाने की कला भी जानते थे। सिंधु घाटी के निवासियों के विषय में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वे आज के युग की भांति श्रृंगार करने में भी किसी से कम न थे। बालों को विभिन्न प्रकार के से डिजाइन बनाना, रखना, संवारना, सजाना, आज के युग की भांति दाढ़ी को भी भिन्न भिन्न तरह से रखने का ज्ञान भी उन लोगों का था। हाथी दांत, हड्डियों और धातुओं से बने हुए कांटे, कंघियां आदि भी खुदाई में प्राप्त हुई है। ये कई प्रकार के पाउडर तथा लाली आदि का उपयोग भी करना जानते थे। इन सब बातों से पता चलता है कि कला के क्षेत्र में उनकी काफी रुचि थी और इस रुचि के कारण वे कला में उन्नत भी थे। भोजन तथा उद्योग। सिंधु घाटी के निवासियों का भोजन बहुत ही सादा था। वे गेहूं, जौ, दूध और उसकी बनी हुई चीजों का अधिक उपयोग करते थे। सब्जियां भी उनके भोजन का एक विशेष अंग थी। इसके अतिरिक्त मछली और मांस का भी वे प्रयोग किया करते थे। उनका सबसे मुख्य धंधा खेतीबाड़ी करना था। वर्षा और कई नदियों के होने से कृषि में सिंचाई की बड़ी सुविधा थी। अधिकतर जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। इसके पश्चात दूसरा मुख्य कार्य पशुओं को पालना था। पालतू पशुओं में बैल, हाथी, बकरी, सुअर, ऊंट आदि प्रमुख थे और जंगली जानवरों में बंदर, रीछ, खरगोश, चीता और गेंडा आदि मुख्य थे। उनका तीसरा मुख्य उद्योग कपड़े बनाना था। इसके अतिरिक्त आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, व्यापार करना आदि भी उनके मुख्य उद्योगों में शामिल था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से दूर दूर के देशों, सुमेरिया और बेबीलोन आदि सभ्यताओं के साथ में आदि देशों के साथ में होता था। धर्म। प्राप्त उपकरणों से ज्ञात होता है कि सिंधु नदी घाटी के निवासी मूर्ति पूजक थे। कुछ पत्थर की आकृतियां मिली है जो विद्वानों की सम्मति के में लिंग और योनि की मूर्तियां हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक स्त्री के अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। ये स्त्री प्राय प्रत्येक चित्र में नग्नावस्था में खड़ी है। उसकी कमर में एक करगनी बंधी है और सिर के ऊपर भी वह कुछ पहने हुई है। अनुमान किया जाता है कि ये सब पृथ्वी माता के चित्र हैं। इसकी पूजा उस समय संसार के एक विस्तृत क्षेत्र में होती थी। यह भी कहते हैं कि यह काली देवी का आरंभिक स्वरूप है। इस देवी के अतिरिक्त एक देव की मूर्ति भी मिली है। इसके 3 मुख हैं और एक योगासन में बैठा है। इसके सिर के ऊपर 2 सींग है। देव के दोनों ओर 4 पशु, हाथी, सिंह, बारहसिंगा और भैंसा स्थित है। विद्वानों का अनुमान है कि यह मूर्ति शिव पशुपति की है। इन देवी देवताओं के अतिरिक्त ये वृक्षों में पीपल, पक्षियों में फाख्ता, डव, पशुओं में चीता, बकरी, मगरमच्छ, गेंडा और सर्प इत्यादि और कई अर्थ देवताओं आदि की भी पूजा किया करते थे। सिंधु नदी की घाटी के निवासियों में अपने शव को गाड़ने और जलाने दोनों तरह की प्रथा प्रचलित थी। गाड़ने के समय
शव अथवा उसकी भस्म के साथ बर्तन, आभूषण तथा हथियार भी रख देते थे। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे अथवा नहीं, इस विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता एवं आर्य सभ्यता। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता एवं आर्य सभ्यता में घनिष्ठ संबंध है और यथार्थ में एक दूसरे का विकसित रूप है, परंतु ऐसा सिद्ध करने में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। कारण यह है कि इन विद्वानों को बहुमत नहीं मिल सका, क्योंकि विद्वानों का बहुमत सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता सिद्ध करता है और आर्यों से उसका कोई संबंध नहीं बताता। वास्तव में आर्यों और सिंधु घाटी के निवासियों में इतना अंतर है कि इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, परंतु आज जो वर्तमान में जितनी खोज हुई है, उन खोज के आधार पर इसके परिणाम हमें सरस्वती नदी घाटी योजना के एक्सकेवेशन के बाद में अलग ढंग से देखने होंगे। धन्यवाद बच्चों। कल आर्य सभ्यता और सिंधु सभ्यता को लेकर के एक तुलना पढ़ी जाएगी। धन्यवाद।